हम लोग एडिशनल अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, छोटा छोटा जो टर्मिनोलॉजी रेगुलरली लेकिन मीनिंगफुल और वर्थवाइल टर्मिनोलॉजी यूज होता है उस पर चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहला हम ले लेते हैं डेटर्स, ट्रेड डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इत्यादि नामों से इसको पुकारा जाता है। जो कंफ्यूज नहीं होना है, लगभग थोड़ा थोड़ा अंतर है आपस में, लेकिन सबका मीनिंग यही होता है कि डेटर्स रिप्रेजेंट person or group of persons to whom business has supplied credit, extended credit, either in the form of cash, goods और services। यानी व्यापार ने जिसे उधार दे रखा है, चाहे नगद उधार दिया हो, माल उधार दिया हो, गुड्स उधार दिया हो या फिर सेवा उधार दी हो, वो सब के सब जिनके यहाँ बकाया है, व्यापार का बकाया है, वे सब के सब डेटर्स हैं। अब अगर इसमें ट्रेड डेटर्स लग जाता है तो ट्रेड का मतलब होता है खरीद बिक्री, यानी परचेजिंग सेलिंग। तो परचेजिंग पे तो डेटर क्रिएट होगा नहीं, सेलिंग पे होगा। अर्थात ट्रेड डेटर रिप्रेजेंट्स कस्टमर्स टू हुम बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट और रेंडर्ड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। यानी उस पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को जिसने, कस्टमर्स को जिसको भी व्यापार ने माल उधार दिया है या सेवा, जिस वस्तु या सेवा में डीलिंग किया जा रहा है वो वस्तु या सेवा ऐसे कस्टमर्स को उधार दिया जाता है, तो वह सभी कस्टमर्स को हम लोग ट्रेड डेटर्स कहते हैं। यही बात आपको रिटेन में फॉर्म में मिल रहा है। यानी ट्रेड डेटर्स रिप्रेजेंट्स कस्टमर्स ऑफ बिजनेस टू हुम गुड्स और सर्विसेज वेयर सोल्ड ऑन क्रेडिट। एंड अब यहीं पे सन्ड्री डेटर लगा देते हैं तो इसमें मिक्सअप हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें उधार माल वगैरह सप्लाई किया ही गया है, साथ ही साथ जबकि ये व्यापार का कारोबार परचेजिंग सेलिंग का है, इसके बावजूद कुछ ऐसे कस्टमर भी होते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उन्हें प्रोवाइड करना पड़ता है। समटाइम्स कैश इज लेंडेड टू कस्टमर। तो ऐसे लोग जिनके यहाँ रुपया उधार बाकी है, किसी सेवा आदि के बदले नहीं, मनी के ही क्रेडिट एक्सटेंड किया गया, तो मनी का क्रेडिट एक्सटेंशन भविष्य में रिपेबल होता है उनके द्वारा, तो इसीलिए वो रिसीवेबल है फर्म के लिए। तो ऐसे डेटर्स और ट्रेड डेटर्स दोनों को मिक्सअप कर देते हैं तो वो कहलाता है सन्ड्री डेटर्स। यानी किसी भी रूप में आपके यहाँ बकाया है, अगर आपसे वसूल होना है तो वो डेटर्स कहलाएगा। वो सारे ग्रुप ऑफ पर्सन्स को हम इकट्ठे में मतलब इनानिमसली उसको क्या कहते हैं, डेटर्स कहते हैं। अब सवाल उठता अकाउंट रिसीवेबल। तो क्रेडिट एक्सटेंशन जो होता है गुड्स या सर्विसेज का, वह दो आधार पर, एक डायरेक्ट आपका पर्सनल गुडविल है उसके आधार पर दिया जाता है, और समटाइम्स उसके अगेंस्ट में एक बिल ड्रॉ कर दिया जाता है जिसको हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो उस वह बिल रिसीवेबल भी आ जाता है उसमें, वो भी एक प्रकार का क्रेडिट सेल को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने 10,000 रुपये का गुड्स लिया, कहा कि 3 मंथ्स बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे, तो 3 महीने का एक हम बिल के माध्यम से पेमेंट ऑर्डर आप पे लिख दिए, आपने एक्सेप्ट करके हमें लौटा दिया। इसका एडवांटेज हमें होगा कि उस बिल को बैंक से बिफोर 3 मंथ्स हम भुना सकते हैं, कैश करा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। किसी और को पेमेंट के रूप में वो उसको एंडोर्स कर सकते हैं उस बिल को, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो उसी बिल को हम बिल रिसीवेबल बिल कहते हैं। तो भी क्रेडिट के अगेंस्ट में ही लिखा जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है। इसलिए बिल रिसीवेबल और डेटर में अलग नहीं किया जाता, दोनों को ज्वाइंटली जब प्रेजेंट करते हैं तो उसी को कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल। यानी उधार माल बेचे वो ट्रेड डेटर, और जिसको उधार माल बेच के बिल ड्रॉ कर दिए वो बिल रिसीवेबल, दोनों को ज्वाइंटली प्रेजेंट कर दिए तो ट्रेड रिसीवेबल। इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड टर्मिनोलॉजी विल बी क्रेडिटर्स। सिमिलरली क्रेडिटर्स, कभी इसको हम लोग ट्रेड क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, कभी सन्ड्री क्रेडिटर्स, कभी अकाउंट पेबल, जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल था उसी तरह अकाउंट्स पेबल। सिमिलरली अकाउंट ट्रेड पेबल
इत्यादि नामों से पुकारते हैं। क्रेडिटर्स मीन्स लेनदार, महाजन, जिससे व्यापार ने उधार लिया, है ना। सन्ड्री क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स भी बोलते हैं या अकाउंट पेबल, तो इसका मतलब होता है इट रिप्रेजेंट्स पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स who have supplied goods, services or cash to business on credit। यानी व्यापार को जिसने उधार माल सप्लाई किया हो, उधार सेवा दिया हो, है ना, उसको क्रेडिटर्स कहते हैं, है ना। इट इज अ पेबल, ध्यान में रहे ये करंट लायबिलिटी होता है। इट इज अ टाइप ऑफ करंट लायबिलिटी। कल पिछले क्लास में हमने बताया था करंट लायबिलिटी पेबल विद इन अ ईयर, विद इन अ 12-month period is called current liability। तो क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, sundry creditors, account payable, trade payables, all represent the group of supplier who have supplied goods, cash or services to business on credit basis। okay? कभी भी इसको अलग अलग नहीं समझना है। एक क्रेडिटर्स और प्लस बिल्स पेबल, जिसको हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं बीपी से, वो को ज्वाइंटली जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वही हो जाता है ट्रेड पेबल। कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रेड पेबल, जैसा कि हमने ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बताया, उसी प्रकार से पेबल के मामले में भी जब क्रेडिट सप्लाई ऑफ गुड्स होता है तो दोनों, एक पर्सनल बिजनेस के क्रेडिट पे होता है, उसके एक बिल के अगेंस्ट क्रेडिट होता है, तो दोनों ही मिलाकर के सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स कहलाता है या सन्ड्री पेबल्स कहलाता है। ओके, नाउ a new terminology will be discussed here। meaning of business goods। Business goods are of two types। First, capital goods like plant, machine, furniture, these are called capital goods। ये गुड्स भी बिजनेस में इस्तेमाल होता है। और दूसरा होता है ट्रेडेबल गुड्स, यानी जिस वस्तु में व्यवसाय करता है। ट्रेडेबल गुड्स रिप्रेजेंट्स raw material or finished goods which are used in business to deal with its customers। यानी कस्टमर्स के साथ डील करने के लिए जो व्यापार में गुड्स का प्रयोग होता है, जैसे कपड़े के दुकान में कपड़ा हुआ, फर्नीचर के दुकान में फर्नीचर जो सेल करने के लिए परचेज किया गया, और स्टेशनरी के दुकान में स्टेशनरी हुआ। उसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देखें तो रॉ मटेरियल में डील करती है, फिर कस्टमर्स को फिनिश गुड्स बना के देती है, तो दीज आर कॉल्ड ट्रेडेबल गुड्स, है ना। और इधर जो परमानेंट एसेट फॉर्म में फर्नीचर यूज होता है, जो परमानेंट एसेट फॉर्म में मशीन, इक्विपमेंट्स आदि यूज होता है, उसको हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं। मुख्य रूप से आप देखें तो कैपिटल गुड्स जो है वो परमानेंट एसेट से रिलेटेड है, और जबकि ट्रेडेबल गुड्स के अंतर्गत को हम लोग बिजनेस गुड्स को जो फर्म में बचा रहता है उसको इन्वेंट्रीज या स्टॉक के नाम से जानते हैं। स्टॉक या इन्वेंट्रीज कहलाता है। समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज मर्केंडाइज,
मर्केंडाइज और सप्लाईज etc इस नाम से जानते हैं। अब आप बिजनेस गुड्स, ट्रेडेबल, it refers to all current commodities in which business is dealt। अब हम लोग स्टॉक को देखें कि स्टॉक का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ स्टॉक या इन्वेंट्री या मर्केंडाइज, यानी इट रेफर्स टू बिजनेस गुड्स remains unsold or unutilized on a particular date और टाइम, है ना। किसी खास तिथि को या समय को बिना बिका हुआ या बिना यूज किया हुआ जो बिजनेस गुड्स बचा रहता है उसी को हम स्टॉक कहते हैं। जैसे आज का समय का अभी आप देखेंगे तो पूछिएगा आपके स्टॉक में कितना लाइफ बॉय साबुन है, मतलब अभी के पोजीशन को आप स्टॉक पोजीशन को जानना चाहते हैं। 1 घंटे बाद वो हो सकता है 0 पे आ जाए, हो सकता है 50 खरीद के आ जाएगा तो 55 हो जाएगा, वो प्लस माइनस चलता रहता है। तो ऑन ए पर्टिकुलर डेट जो नॉर्मली साल के अंत में वैल्यूएशन होता है बचे हुए स्टॉक का, है ना, कि कितना का गुड्स अनसोल्ड बचा हुआ या अनयूटिलाइज बचा हुआ है। इसीलिए इसके डेफिनेशन में बताया जाता है कि स्टॉक रेफर्स टू गुड्स रिमेन्स अनसोल्ड और अनयूटिलाइज्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट और टाइम, यानी गुड्स एग्जिस्ट इन योर गोडाउन which has not been disposed of either by selling it or consuming it। मतलब ना तो उसको बेचा गया है ना यूज किया गया है, अगर वो गोडाउन में बचा हुआ है अनसोल्ड अनयूटिलाइज फॉर्म में, तो ऐसे एग्जिस्टिंग गुड्स के क्वांटिटी को या वैल्यू को हम क्या कहते हैं, अनसोल्ड स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक इन्वेंट्रीज या मर्केंडाइज आदि कहते हैं। तो अब ये स्टॉक का टाइप्स हम लोग देखें तो उसमें स्टॉक का टाइप्स देखेंगे तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक हो जाता है आपको लाइव स्टॉक नेचर के हिसाब से, और दूसरा हो जाएगा आपको डेड स्टॉक। जैसे मृत प्राय चीज जो है डेड, जैसे मार्कर का फर्नीचर का डीलिंग करते हो, कंप्यूटर का डीलिंग करते हो, या किसी इक्विपमेंट का डीलिंग करते हो जो लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग का डीलिंग करते हो, वो सब का बचा हुआ जो अनसोल्ड या अनयूटिलाइज अमाउंट होगा वो अनसोल्ड स्टॉक डेड स्टॉक कहलाएगा या अनयूटिलाइज स्टॉक। और जो लिविंग थिंग का करता है, जैसे हॉर्स का करता है, कैटल्स का करता है, फिश का करता है, ये सब तरह का जो डीलिंग करता है, जैसे मुर्गी फार्म है आपके पास, तो इसमें जो अनसोल्ड बचा हुआ मुर्गी है यानी कंज्यूम्ड, तो वो सब कहलाएगा लाइव स्टॉक। अब ये इस स्टॉक को हम लोग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यही स्टॉक का रूप टाइमिंग आधार पे देखें, रीडिंग के आधार पे, तो 2 होता है। ओपनिंग स्टॉक वर्ष के शुरू में है बचा हुआ अनसोल्ड और अनयूटिलाइज्ड, और क्लोजिंग स्टॉक वर्ष के अंत में, यानी ओपनिंग स्टॉक कहते हैं स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द ईयर कहिए,
और या पीरियड, और दूसरा स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ईयर या अकाउंटिंग पीरियड कह सकते हो। तो वर्ष के शुरू में जो अनसोल्ड अनयूटिलाइज्ड गुड्स बचा हुआ है उसको क्या कहते हैं? ओपनिंग। अब वर्ष के अंत में जो बचा हुआ है उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कहने का मतलब है, एक्चुअली देखा जाए तो साल के अंत में ही स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, लेकिन हर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग हो जाता है। क्योंकि 31 मार्च को आप खाते क्लोज करते हो, बुक्स एंड अकाउंट क्लोज करते हो, तो उस दिन जो लास्ट टाइम क्लोज करते, शट डाउन करते समय जो बचा हुआ अनसोल्ड या अनयूटिलाइज्ड गुड्स था, वो क्लोजिंग स्टॉक हुआ पिछले साल का। अब फिर 1 अप्रैल को नया साल शुरू होगा, तो जो उस रात बची हुई थी माल, वही माल तो अगले साल 1 अप्रैल को होगा कंज्यूमेबल फॉर्म में या सेलेबल फॉर्म में, ट्रेडेबल फॉर्म में, इसीलिए वही क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। इस प्रकार से स्टॉक किसको कहते हैं, बिजनेस गुड्स किसको कहते हैं, कितने प्रकार का आप समझ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नए फिर टर्मिनोलॉजी के बारे में बताएंगे। हालांकि इसमें फॉर्म्स ऑफ स्टॉक बताना जरूरी था, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।